वेलकम टू ग्रीस, अल्बेनिया। हाँ, ये गाड़ी अल्बेनिया की खड़ी है। यस। Where are you from? इंडिया। Huh? इंडिया। India. थैंक यू सो मच। वेलकम टू नॉर्थ मैसेडोनिया। सो हम लोगों का वेलकम टू मॉन्टेनिग्रो हो चुका है। Which place is this? Border Montenegro. Okay. बस 2 मिनट के लिए एक्चुअली रुका, गोप्रो का एंगल ही गलत लगा हुआ था फ्रंट का। ओ भाई साहब, स्लोवेनिया आ गया। रोको यहाँ पर 1 मिनट के लिए। लैंड बॉर्डर जब भी हम क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसी ऑब्वियसली फेस पे जो है वो स्माइल आ जाती है। तो सबसे पहले आज की आपको डेट बता देता हूँ। आज है 20 जनवरी 2024। मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है अपनी इंटरनेशनल राइड ख़त्म करे हुए। आई डोंट नो ये वीडियो कब पोस्ट होगा। हो सकता है 2 महीने में पोस्ट हो सकता है 2 साल में पोस्ट हो, पर होगा ज़रूर। और जब मैं यूरोप में ही था ना, तभी मेरे माइंड में एक और बड़ी राइड का प्लान चल रहा था, और तभी मैंने जो अपनी बाइक है दुबई में ही छोड़ के आ गया था। ये स्टोरी शायद आपको पता होगा। मैं अपनी बाइक दुबई में छोड़ के आ गया हूँ, और अभी भी यहाँ पर एक रोड मैप पूरा कहूँ तो बन रहा है यहाँ पर हमारा। और जब मैं बोल रहा हूँ बन रहा है, तो मेरे साथ है प्रतीक। प्रतीक को मैं पिछले 6-7 साल से जानता हूँ, और रेगुलर हम टच में ही हैं। प्रतीक का भी एक्चुअली काफ़ी साल से ये प्लान था कि उसको भी एक इंटरनेशनल राइड करनी है। और जब मैं क्रोशिया में था ना, मुझे आज भी याद है, क्रोशिया से मैंने प्रतीक को कॉल किया था और मैंने कहा था, प्रतीक गेट रेडी, मैं जब घर वापस आऊँगा उसके बाद एक रूट मैप बनाएंगे। और जो हम दोनों ने बेसिकली एक ड्रीम देखा हुआ था, मेरा यूरोप का 50% वाला ड्रीम पूरा हो चुका है, जिसमें मुझे यूरोप में बाइक राइड करनी थी। और जो तूने देखा है वो 20% भी नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, ठीक है, वही मैं कह रहा था। जो एक्चुअली मेरा यूरोप देखने का प्लान था, वो अब होपफुली मैं खुद भी देखूंगा और कोशिश करूंगा कि इन भाई साहब को भी, नहीं कोशिश क्या करूंगा, ये इनफैक्ट पूरा प्लान हम कर ही रहे कि साथ में कुछ ऐसा करें। इसी के लिए दोनों लैपटॉप्स यहाँ पर खुल चुके हैं। यहाँ पर अलग प्लान चल रहा है हमारा, वर्क कैसे करना है हमें, और यहाँ पर एक अलग आइटनरी पे वर्क चल रहा है। बाकी धीरे धीरे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ये मैं अपनी मेमोरी के लिए भी शूट कर रहा हूँ वीडियो, और आप लोगों को भी मैं बताऊँगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है और कैसे ये पूरी अंजाम तक पहुँची है। सो लगभग 6 महीने के बाद यूट्यूब पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लगभग 6 महीने से गायब हूँ, कोई अता पता नहीं है। इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ। जब से अपनी इंटरनेशनल राइड करके आया हूँ, तब से तो बिल्कुल भी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। और जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि अगर मैं 1 महीने से ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं हूँ, दैट मीन्स मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। और अगर मैं 3 महीने से ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पे, दैट मीन्स मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ। यही सेम चीज़ मैंने लास्ट ईयर किया था 2023 में। मैं जब अपनी इंटरनेशनल राइड पे गया था, 24 कंट्रीज़, 25,000 किलोमीटर्स और 100 डेज़ की। ऐसे ही सेम लोकेशन पे मैं बैठा हुआ था, सेम लोकेशन पे चार्ली खड़ी थी, और मैं आप लोगों से ऐसी बात कर रहा था जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक अपना जो ड्रीम है, अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ, जो कि है इंडिया टू यूरोप राइड करूँगा, और उसके बाद मैं मिडिल ईस्ट की राइड करने वाला हूँ। और टाइटल और थंबनेल से वैसे तो आपको पता लग चुका है कि मेरा प्लान है इस बार इंडिया टू यूरोप और लंदन तक कवर करने का। बेसिकली मैं यूके कवर करने वाला हूँ। और ये जो जर्नी रही है ना पिछले 7 महीने, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक रही है। मेरे को लगभग 7 महीने हो चुके हैं इंटरनेशनल राइड ख़त्म करे अपनी। और उसके बाद जो मैंने प्रेशर झेला है, जो मैंने फेलियर झेला है, जो मैंने रात भर बैठ के प्लान्स के ऊपर काम किया है, मैं चीज़ें आपको बता नहीं सकता। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी जब आप इंटरनेशनल एक प्लान करते हो। और जब तक अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, 40-50 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, आपके पास टाइम है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तब तो आप ऐसा प्लान कर सकते हो और जा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास पैसा नहीं है, तो इन चीज़ों को मैनेज करने में, सब चीज़ों को लाइन पे लाने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम मेरे पास है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं। लगभग एक राइड के ऊपर 35 लाख रुपीज़ पर पर्सन का लगभग एक्सपेंस आ जाता है, और इसके लिए ब्रांड्स का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। और वो सपोर्ट लेना
वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आप जब 100 ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं तो 10 आपकी बात सुनते हैं, 10 में से 5 को आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और 5 में से 2 ही हाँ बोलते हैं। वो भी आपको कितना सपोर्ट करते हैं नहीं करते वो भी कुछ कह नहीं सकते। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो राइड होने वाली है ये अकेले राइड नहीं होने वाली, आपको पता लग चुका है। मैं अपने फ्रेंड के साथ, प्रतीक के साथ राइड करने वाला हूँ और ये प्लान हम लोगों ने पिछले 7 महीने से कर रहे हैं। दिन रात, सुबह शाम, खाते पीते, कुछ भी कर रहे हैं। रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पूरी रात नहीं सो रहे, प्लान के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और आज बहुत प्राउड फील होता है कि जो हमने मेहनत करी थी वो रंग लाई है। और फाइनली हम लोग इंडिया टू यूरोप, बेसिकली हमारा जो प्लान था वो कभी इंडिया टू यूरोप और लंदन था ही नहीं। हमने जब भी प्लान किया था ये वाला, तो हमने प्लान किया था इंडिया टू नॉर्वे की राइड। हमने जब भी जनवरी में प्रपोज़ल भेजा, फरवरी में ब्रांड्स को प्रपोज़ल भेजा, मार्च में भेजा, हमारा हमेशा था कि हम पूरा यूरोप कवर करेंगे, लेकिन एंड अपनी राइड नॉर्वे में करने वाले हैं। नॉर्वे में भी एक सेक्शन है जहाँ पर हमारा ड्रीम था, हमारा सपना था कि वहाँ पर अपनी राइड ख़त्म करेंगे। डेफिनेटली इस राइड पे हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, लेकिन ये राइड पे हम अपनी उस पॉइंट पे राइड ख़त्म नहीं करने वाले। राइड उसके बाद भी कंटिन्यू होती रहेगी। पिछले साल मुझे ग्रीस से वीज़ा मिला था और 3 महीने का वीज़ा मिला था मुझे। पहली बारी में ही मेरे को ग्रीस का वीज़ा मिल गया था, विच वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। इस साल हमने ग्रीस से फिर अप्लाई किया था, मैंने, प्रतीक और शिखा ने, तीनों ने। तो अनफॉर्चुनेटली हम तीनों के वीज़ास रिजेक्ट हो गए। हमने मई में एक्चुअली वीज़ा अप्लाई किए थे, हम तीनों के वीज़ास रिजेक्ट हो गए। एंड वी वर शॉक्ड कि हम तीनों के वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो गए। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस पूरा है, हमारे पास फंड्स पूरे थे, हमने हर चीज़ जो हो सकती थी करने की कोशिश करी थी, लेकिन रिजेक्ट कैसे हो गया। देन वी फाउंड आउट कि ग्रीस एज ऑफ नाउ 500 में से 450 लोगों के वीज़ास रिजेक्ट कर रहा है और खाली 50 लोगों के वीज़ास एक्सेप्ट कर रहा है। और ये बात हमें एम्बेसी के अंदर से पता लगी थी, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एम्बेसी में काम करते हैं, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और जिस दिन हमें हमारा पासपोर्ट मिला था रिजेक्ट होकर, उस दिन उस रूम में 8 से 9 लोग थे, जिनमें से 3 लेडीज़ के पास US वीज़ा था। US वीज़ा होना बहुत बड़ी बात है, और जिसके पास US वीज़ा होता है ना, तो उसके 101% चांसेस होते हैं कि उसको ना शेंगन वीज़ा मिल जाएगा अगर उसके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं तो। लेकिन उस रूम में 9 लोग थे, 9 में से 3 के पास शेंगन वीज़ा था पहले ही, जिनमें से एक मैं भी था, और 3 लोग थे जिनके पास US वीज़ा था। और हम सब के 9 के 9 के वीज़ा रिजेक्ट कर दिए थे ग्रीस ने। देन मेरे एक फ्रेंड हैं जो मुझे सर्बिया में मिले थे, उनके साथ मैंने वीडियो भी शूट किया था, वो 5 बार शेंगन वीज़ा ले चुके हैं। तब मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुआ ऐसा। तो उन्होंने बताया कि एज ऑफ नाउ ग्रीस के पास अभी इतनी मैन पावर नहीं है, ग्रीस एम्बेसी में इतनी मैन पावर नहीं है, बंदे नहीं हैं जो पूरा ये वीज़ा प्रोसेस करते हैं। इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बहुत है और वो रिजेक्ट कर रहे हैं वीज़ा। तो अगली बारी जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो ग्रीस से अप्लाई मत करना। इस लिस्ट पर टॉप पर जो कंट्री है और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग भी जो है वो है ग्रीस। और ग्रीस में अभी अप्लाई करना बहुत ख़तरनाक है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 4-4 बार शेंगन कंट्री गए हुए हैं, लास्ट ईयर भी गए हुए हैं, जिन्होंने ग्रीस से अप्लाई किया था लास्ट टाइम भी, लेकिन इस बार अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिफ्यूज़ हो रहा है। और इसका एम्बेसी के अंदर पता करने पे ये आ रहा है कि उनके पास इतने पर्सन्स ही नहीं है जो प्रोसेस कर सकें वीज़ा को। वीज़ा एप्लीकेशन तो वो ले लेते हैं जितनी भी आ रही है कि हाँ आने दो, और फिर फटाफट उन पर रिफ्यूज़ करना विदाउट इवन प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है। तो वो एप्लीकेशन को प्रोसेस भी नहीं कर रहे और 10 में से 8 को ऐसे रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा अभी ग्रीस में अप्लाई करने का। उनके पास मैन पावर नहीं है इतना प्रोसेस करने की एप्लीकेशन, तो वाई टू अप्लाई फ्रॉम दैट कंट्री। खूब सारे केस देखे पिछले 2 महीने में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स देखी मैं बोलूँगा, जो बहुत अच्छे, उनका एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे वो ग्रीस से अप्लाई कर रहे हैं उनका फिर भी रिफ्यूज़ हो रहा है। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं ग्रीस जाने का, तो ऐसे कि ग्रीस का बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, किसी सेकंड कंट्री से अप्लाई करें, और फिर भले ही ग्रीस होते हुए इंडिया आ जाए। तो डोंट अप्लाई फ्रॉम ग्रीस एम्बेसी एट ऑल। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम ये था कि दूसरी कंट्री का अपॉइंटमेंट मिलना हमें बहुत मुश्किल पड़ रहा था। 1.5 से 2 महीने की वेटिंग पीरियड था। हमें इटली का 2 महीने बाद का मिल रहा था अपॉइंटमेंट, हमें स्विट्ज़रलैंड का 1.5 महीने के बाद मिल रहा था, और हमारे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आपका एक कंट्री से वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो दूसरी कंट्री से अप्लाई नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। 1 आध महीने का टाइम आप ले सकते हो, और इतनी जल्दी आपको दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए।
एंड देन हमने सोचा कि कोई पॉइंट नहीं बनता, वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, वहाँ पर 1-1.5 महीना कुछ करने के लिए है नहीं, इट्स बेटर कि हम लोग यूके का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर कहानी आती है यूके की, जो हमारा कभी प्लान था नहीं। हमारा प्लान खाली इंडिया टू नॉर्वे का प्लान था, लेकिन हमारे पास 15 दिन थे और 11-12 हज़ार में लंदन का वीज़ा मिल जाएगा यूके का, तो हमने कल लगा वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। और जब हमने यूके का जिस दिन हमने अप्लाई करना था उसी दिन रात को हमें पता लगा कि नेक्स्ट डे ऑस्ट्रिया की भी अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो हमें लगा ठीक है, अपनी अपॉइंटमेंट हमने बुक करी, 4-4 हज़ार रुपये हमने ऑनलाइन पे करे। अब हमारा 18th को यूके वीज़ा अपॉइंटमेंट था, 20th को हमारा ऑस्ट्रिया वीज़ा अपॉइंटमेंट था, जो कि बहुत रिस्की था। जैसे मैंने बताया कि एक कंट्री के बाद आप दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा अगर आपका रिजेक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि वो भी रिजेक्ट करेगी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमें सब लोगों ने कहा था ग्रीस से दोबारा अप्लाई मत करना, 99% चांसेस है वो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हम कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी जैसे जैसे हमने यूके का अप्लाई कर दिया वीज़ा, एंड जिस दिन मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया उसी दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। एंड अब सारा प्रेशर प्रतीक के ऊपर आ गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सारे डॉक्यूमेंटेशंस करने थे। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रेडी नहीं थे, तो रात के 3 बजे तक प्रतीक अकेला काम करता रहा। हैट्स ऑफ टू हिम कि 3 से 4 बजे तक वो डॉक्यूमेंटेशंस मेरे भी इकट्ठे करता रहा, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ भी सकूं बेड से, और नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट था हम लोगों का। तो जैसे तैसे उसने सारा डॉक्यूमेंटेशंस पूरा किया। फर्स्ट टाइमर के लिए ये सारा प्रोसेस करना, आइटनरी बनाना, होटल बुक करना, बुकिंग्स करना, सारी प्रिंट आउट्स निकालना, सारे वो अकेले करना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट डे हम ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करने के मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मैं खुद शॉक हो गया था कि इसने इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए, वो भी एक रात में ही। एंड देन ऑस्ट्रिया का वीज़ा भी हमने अप्लाई कर दिया। हम दोनों वीज़ा वेट कर रहे थे। हम सोच रहे थे पहले हमारा ऑस्ट्रिया का वीज़ा आ जाएगा और उसके बाद यूके का वीज़ा आ जाएगा, लेकिन लकीली हमारा यूके का वीज़ा पहले आ गया। इनफैक्ट मेरा सबसे पहले यूके का वीज़ा आ गया। एंड देन उसी दिन मुझे पता लगा कि मेरा ऑस्ट्रिया का वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। इनफैक्ट मेरा, प्रतीक और शिखा तीनों का ऑस्ट्रिया वीज़ा भी रिजेक्ट हो चुका है। एंड बिलीव इट और नॉट, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि 7 महीने से मैंने बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। मैं नॉर्मल राइड नहीं कर सकता था, क्योंकि 7 महीने से मैं दिन रात सुबह शाम एक ही सपना देख रहा था कि मुझे अपनी बाइक पे इंडिया से यूरोप, इंडिया से नॉर्वे और यूके तक अपनी बाइक चला के जाना ही जाना है। एंड देन जिस दिन मेरा ऑस्ट्रिया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ ना, मैंने प्रतीक से बस इतना पूछा, प्रतीक ये इस बार मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, तू अप्लाई कर रहा है? एंड ही वॉज लाइक 101%, वी आर नॉट गिविंग अप, हम फिर ट्राई करेंगे। 99.9% अगर दो बार लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता ना, तो तीसरी बार वो सेम उसी दिनों में अप्लाई नहीं करते, वो कुछ टाइम रुकते हैं। लेकिन हमें था वीज़ा फिर अप्लाई करेंगे, वी आर नॉट गिविंग अप, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड जिस दिन वीज़ा रिजेक्ट हुआ ऑस्ट्रिया का, रात को 10 बजे मैंने प्रतीक को कॉल किया था। मैंने प्रतीक को कहा, प्रतीक मैं सारा चीज़ काम करूँगा, अब आइटनरी काम करूँगा, डिटेल्स काम करूँगा, एक एक डॉक्यूमेंटेशंस का काम करूँगा, यू हैव टू गिव मी फ्री हैंड। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे भी देखना है क्या कर रहा है। एंड ही वॉज अगेन फुल सपोर्टिव। उसने कहा मुझे वीज़ा चाहिए, जैसे तैसे वीज़ा चाहिए, गो अहेड, जैसे करना है कर। और मुझे उसने जब फ्री हैंड दिया ना, और मैंने उसको कहा कि ठीक है, तो अपनी बुकिंग का सारा काम करेगा और आइटनरी और डिटेल्स का काम सारा मैं करूँगा। मुझे याद है कि मैं रात को 10 बजे बैठा था पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने। सुबह के 11 बजे तक मेरे हाथ में लैपटॉप था, मेरी आंखों में चश्मा था, मेरे सर में दर्द था, मेरी आंखों में नींद थी, मेरी बॉडी में पेन हो रहा था, मेरी नेक में पेन हो रहा था। मैं सोया नहीं पूरी रात, पूरा काम ख़त्म किया, 1-1.5 घंटे का पावर नैप लिया, फिर लैपटॉप खोल के बैठा, एक एक दिन की आइटनरी बनाई, सुबह क्या करूँगा, शाम को क्या करूँगा, रात को क्या करूँगा। क्योंकि उन्होंने जो हमें वीज़ा रिजेक्ट किया था उसका रीज़न ये था कि पर्पस ऑफ योर ट्रैवल इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो हमें ये समझ आ चुका था कि हमें उन्हें पर्पस दिखाना है कि हमारा पर्पस क्या है। सारी कवर लेटर, डिटेल्स, आइटनरी, जो डॉक्यूमेंट्स एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हम लोग लगा सकते थे, सारे भर भर के लगा दिए। इतनी डिटेल्ड आइटनरी मैंने उन्हें दी थी कि मुझे 1% भी ऐसा नहीं चाहिए था कि वो कहें कि आपका पर्पस हमें समझ नहीं आ रहा। और वही हुआ। जैसे ही मैंने पूरा अपने डॉक्यूमेंटेशंस के सारे काम करे, प्रतीक को दे दी सारी ड्यूटी, होटल्स की बुकिंग कर, फ़्लाइट की बुकिंग कर,
उसमें भी 3 से 4 घंटे लग गए उसको सारी फ़्लाइट और होटल बुकिंग करते करते। एंड नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा से गए। ग्रीस से ही वीज़ा हम लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि हमें पता लग चुका था कि ग्रीस ने दोबारा से वीज़ा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इनके पास मैन पावर दोबारा से आ चुकी है। इनका जो लोड था, जो पीक टाइम का लोड था, वो अभी कम हो चुका है। तो ये हमारे लिए कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो चुकी थी। और लगभग 10 दिन वेट करने के बाद, यूजुअली 15 दिन में वीज़ा आता है, हम लोगों का 10 दिन के अंदर ग्रीस से वीज़ा आ गया। जिस ऑस्ट्रिया ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया था, उसी ग्रीस ने मुझे अब की बारी 6 महीने का वीज़ा दिया है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था गिव अप करना चाहिए, लेकिन नहीं यार, हम लोगों ने ठान रखा था ये हमारा सपना है यार, कोई बात नहीं, होने दो रिजेक्ट, पैसे जा रहे हैं जाने दो, लेकिन एंड तक हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारा वैसे भी लास्ट टाइम था, 3rd टाइम हम लास्ट टाइम अप्लाई करने वाले थे, लेकिन हम 100% छोड़ते कि जो अब हम कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें अब हम कर रहे हैं, 101% वीज़ा मिलने वाला है। और वही हुआ, जिस दिन हमें वीज़ा मिला, हम इतना रिलीफ़ हुआ हम लोगों को कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और उसी दिन ही मैंने इंस्टाग्राम पे ये अपडेट दे दिया था कि मेरा वीज़ा आ चुका है और मैं एक बहुत जल्दी इंटरनेशनल राइड करने वाला हूँ। यूजुअली जब मेरा कुछ ऐसा प्लान सक्सेसफुल होता है, मैं उसी वक्त अनाउंस नहीं करता, मैं ऐसे ही बैठता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब पे सबसे पहले। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले अब की बारी ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करी थी। सच बता रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऊपर वाले का सपोर्ट था। ऊपर वाले का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर सावन के पहले दिन मंडे को मुझे वीज़ा मिला था शेंगेन। इस साल सावन के पहले दिन मंडे को मुझे फिर वीज़ा मिला। भोले बाबा का आशीर्वाद था, मैंने भोले बाबा का आशीर्वाद अपने हाथों में पहना हुआ है और इन्हीं का आशीर्वाद था। मुझे तो 100% पता है कि उन्हीं का आशीर्वाद था और उन्हीं के आशीर्वाद से ये वीज़ा हम लोगों को मिल गया। और यही अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। बाकी बाइक जो है बिल्कुल अब रेडी करनी है। विदिन फ्यू डेज़, मैं कहूँगा हार्डली 7-8 दिन में हमें अपनी बाइक जो है अपने शिपर को देनी है, जो कि यहाँ से हो सकता है बाय एयर टर्की भेजेंगे, हो सकता है हम लोग ग्रीस अपनी बाइक डायरेक्टली भेज देंगे, क्योंकि अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं राइड को। हमारा राइड का प्लान था, हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे मई या मैक्सिमम जून में। हम लोगों का प्लान था कि हम जून में निकल जाएंगे इस राइड के लिए, लेकिन करते करते अब अगस्त आ चुका है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतना टाइम ही हमारे पास बचा है कि वो नवंबर में दोबारा से वहाँ पर फिर बर्फ़, ठंड हो जाएगी एक्सट्रीम। और ठंड में यूरोप में बाइक चलाना इतना इजी नहीं होता और लीगल भी नहीं है वहाँ पर बर्फ़ में बाइक चलाना, जैसे हम लोग इंडिया में बाइक चलाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं बाइक की प्रिपरेशन से लेकर मैं कैसी कैसी तैयारी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें बताऊँगा। साथ में कुछ ब्रांड्स भी इस बार हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, वो भी आपको बताऊँगा कि कौन से ब्रांड्स हमें इस राइड में सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में अब की बारी जो राइड होने वाली है ये बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है मेरी प्रीवियस जितने भी मैंने आज तक राइड्स करी हैं, क्योंकि इस बार मोटो व्लॉगिंग होगी, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में होगी, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड जा रहा है। तो इस बार हमारी कन्वर्सेशन आप लोग सुनोगे, हम जो बातें करेंगे वो आप लोगों तक पहुंचेगी। रादर कि मैं क्या अकेले बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं। मैं जब यहाँ पर आया था काफ़ी रोशनी थी, अभी अंधेरा हो चुका है। इनफैक्ट अभी हमारी एक ब्रांड के साथ मीटिंग भी है। अभी टाइम हो चुका है लगभग 6:30 हो चुके हैं, मेरी 7:30 बजे एक ब्रांड के साथ मीटिंग है। तो यही मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, बाइक बस रेडी करनी है और फिर इसको लेके निकलेंगे अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल राइड के लिए, जो कि होने वाली है इंडिया टू नॉर्वे और यूके। जो अपना सपना है नॉर्वे में एक पॉइंट को टच करने का, आई होप उस पॉइंट को हम टच कर सकें। और यूके तो ऊपर वाले ने ऐसे ही मुझे लगता है हमारी झोली में डाल दिया कि ठीक है, तुम्हारे को बहुत परेशान किया, शेंगेन के साथ यूके का वीज़ा भी आपको मिलवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आई हैव अ मीटिंग अभी और मुझे अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। बस इतना ही बोलूँगा कि हो सके तो फुल सपोर्ट दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि हाँ अंकित भाई हैं जो निकल रहे हैं अपनी एक और इंटरनेशनल राइड पे।
अपने आप को भी प्राउड फील करवाते हैं और इंडिया को भी प्राउड फील करवाते हैं। तो विद दैट सेड अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।